आज हम इकोनॉमिक्स सीरीज़ का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल अप्रोच टू पॉवर्टी एलिवेशन की इंटरनेशनल अप्रोच क्या रही है पॉवर्टी को एलिवेट करने में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन क्या चीज़ है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे इन ये एग्जिस्टेंस में आए। उसके बाद देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, जिसमें हम HDI भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन पॉवर्टी, ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है इंडिया की प्रोग्रेस को लेके, ठीक है। और परचेजिंग पावर पैरिटी में दो कंसेप्ट्स हैं, जैसे PPP एक्सचेंज रेट और मार्केट एक्सचेंज रेट, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का एग्जिस्टेंस हुआ कब है। जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे उन्होंने मिल के, मतलब पूरा यूनाइटेड नेशन ने मिल के एक बैंक बनाया जो फाइनेंस करता था लोन्स कौन सी कंट्रीज़ को जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वर्ल्ड वार की वजह से, और ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया या उसको वजूद में लाया गया। अब लेकिन आज का जो प्राइमरी वर्क है ना, आज का प्राइमरी वर्क किसका, वर्ल्ड बैंक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लाया तो इसी वजह से था कि ताकि ये फंड कर सके उन कंट्रीज़ को जो वर्ल्ड वार की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन आज का जो प्राइमरी वर्क है उसमें सबसे पहले आता है कि इसका जो लिटरेसी मिशन है, मतलब लिटरेसी मिशन लोन्स, ठीक है, पहला ये है इसका। उसके बाद एग्रीकल्चर लोन्स देना, ठीक है, कौन सा, लिटरेसी मिशन के लिए जो लोन्स देता है। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए लोन्स देना, और उसके बाद इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद हेल्थ के लिए, वाटर के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एस्टिमेशन करता है किसकी, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी भी करता है और उसको कोशिश करता है कि उसको रिड्यूस किया जा सके, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए भी ट्राई करता है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे मिशंस हैं वर्ल्ड बैंक के, वो हम सब डिस्कस करेंगे आस्ता आस्ता। लेकिन इसके बाद आपको ये पता चल गया कि मतलब जो अभी प्राइमरी वर्क में एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी भी आ रहा है, तो जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है वो कैसे डिफाइन होती है, वो देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक की कैसे डिफाइन होती है। तो अगर पॉवर्टी लाइन की बात करें, कौन सी, एक तो पॉवर्टी लाइन हर एक कंट्री की अपनी अपनी है, एक वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इस ये पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने कंट्रीज़ को, बहुत सारी कंट्रीज़ को, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उसको क्लासीफाई किया है 3 इनकम ग्रुप्स में। कितने में, 3 इनकम ग्रुप्स में। किस बेस्ड पे क्लासीफाई किया है कि पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की कितनी है, पर कैपिटा इनकम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की कितनी है उस बेस पे। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो मतलब डिफाइन करती है पर कैपिटा इनकम को। जैसे पर कैपिटा इनकम अगर किसी कंट्री की निकालनी हो तो उसका GDP कितना है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। GDP डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करके हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी है किसी कंट्री की। तो वर्ल्ड बैंक ने 3 इनकम ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है कंट्रीज़ को। तो पहला ग्रुप कौन सा है, ठीक है, शाबाश, 3 ग्रुप्स में, उसमें से फर्स्ट वाला ग्रुप कौन सा है, जिसको बोलते हैं वो हाई इनकम ग्रुप। तो एक आ गई हाई इनकम कंट्रीज़, जिनकी जिनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,000 से ज़्यादा है, वो आ जाती हैं किसमें, हाई इनकम ग्रुप में। उसके बाद आता है मिडल इनकम ग्रुप। जो मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं उसको भी 2 पार्ट्स में डिफाइन किया गया, मतलब 2 में अलग अलग। जैसे एक आ गई लो मिडल इनकम कंट्रीज़ और हाई मिडल इनकम कंट्रीज़, ठीक है। है मिडल है, लेकिन मिडल को भी 2 में क्लासीफाई किया है। इसमें जो इन्होंने रखा है हाई मिडल इनकम कंट्रीज़ में, इसका जो पर कैपिटा इनकम है वो होनी चाहिए 6,000 से $12,000 तक, ठीक है। और लो मिडिल इनकम की है 1,800 से $6,000 तक, ठीक है। आपको समझ आ गया। अभी हमारी कंट्री
कुछ साल पहले क्या, मतलब ज़्यादा नहीं, 5-7 साल पहले हम लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते थे, लेकिन अभी हमने जंप किया है किस में, हाई मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। अब उसके बाद थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन है वो है लो इनकम कंट्रीज़, वो वाली कंट्रीज़ जिनकी लो इनकम है। लो इनकम कितनी है, जिनकी लेस देन $1800 होगी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो मुझे पता है ये आपको मतलब क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी कि वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया है 3 ग्रुप्स में, और हर एक कंट्री की, मतलब हर एक ग्रुप की, जैसे हाई इनकम ग्रुप्स है, मिडिल और लो, तीनों की पॉवर्टी लाइन जो है वो डिफरेंट है बेस्ड ऑन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिस कंट्री का, मतलब जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको पता है नीचे से ऊपर जाते हुए बढ़ता ही जाएगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक की वो भी डिफर करती है। ठीक है, वो चेंज होती है नीचे से ऊपर जाते हुए। ठीक है, इसी में एक कंसेप्ट आता है एक्सट्रीम पॉवर्टी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी कंसेप्ट, ये समझते हैं। तो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी कंसेप्ट है क्या? वो लोग जो पुअर में भी पुअर हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, एक तो आ गया हर एक कंट्री में पुअर लोग रहते हैं, उन पुअर में भी जो ज़्यादा पुअर हैं, तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट करता है, उसी को एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में। एक्चुअली जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होती है एवरी कंट्री में। ठीक है, हर एक कंट्री में जो एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं ना, वो ऑलमोस्ट सेम हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक जो है ना, वो किसको टारगेट करता है? उसका जो टारगेट है वो सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, ये नहीं कि हर कंट्री में से पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। एक्सट्रीम पॉवर्टी, अब बोलेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने पॉवर्टी लाइन कितनी रखी है एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए, वो रखी है $1.98 पर पर्सन पर डे। ठीक है, ये सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए है, पुअर ऑफ द पुअर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लोग पुअर हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो ओवरऑल वर्ल्ड में, ताकि एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए, उसके लिए वर्ल्ड बैंक का जो मिशन है, जो टारगेट है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का है। ठीक है, और ये जो 1.98 पर पर्सन पर डे की बात है, कि ये जो पॉवर्टी लाइन का इन्होंने रखा हुआ कि इतना उसके पास होना चाहिए हर बंदे के पास, इससे ऊपर होना चाहिए तो उसे हम एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। ये जो है ये जिसको हम बोलते हैं पीपीपी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 1.98 है। ये मैं अभी आपको आगे डिस्कस करेंगे हम पीपीपी क्या चीज़ है। जैसे जो 1.98 है, उस हिसाब से अगर हम अभी का देखेंगे एक्सचेंज रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये अराउंड $2 हुआ, तो मतलब अगर 70 रुपये भी कास्ट चल रही है तो 140 रुपये बंदे के पास होने चाहिए इन इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिया में इसकी कास्ट 38 है, मतलब 1.98 38 रुपीज़ के बराबर है। वो हम देखेंगे वो क्यों है, वो क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, तो यहाँ अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है कि जैसे मान लो यूएसए में आपने कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे 1 2 3 4 5 चीज़ें खरीदी, और वो मान लो आपको मिली हैं $10 में। ठीक है, अब सेम वाली बास्केट जो आपने यहाँ पे ख़रीदी है, सेम अगर आप इंडिया में ख़रीदोगे, वो जितने की मिलेगी, जैसे मान लो वो मिलती है मेरे को 75 रुपीज़ की, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो $10 हैं वो किसके इक्वल हैं? 75 रुपीज़ के। ये किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब परचेज करने की हर एक कंट्री की, मतलब परचेजिंग पावर कितनी है हर एक कंट्री के अंदर, पर पर्सन की कितनी परचेजिंग पावर है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने समझाने के लिए कि पीपीपी है क्या। तो यहाँ पे जो ये मार्केट एक्सचेंज रेट तो अलग है, हमें पता है $1 किसके इक्वल है, 70 से 80 के बीच में वेरी करता रहता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो $10 75 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, और ये होता है हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से। अभी हम देखते हैं इसमें एक दो कंसेप्ट आते हैं, जैसे जो हमने बोला था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एक्चुअली हुआ क्या था, 1980s में बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो एक जगह पे गैदर हुए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ गोल्स बनाते हैं और कुछ उनके टारगेट्स रखते हैं, तो ताकि मतलब हम ये पॉवर्टी को एलिवेट कर सकें, और भी बहुत सारे मुद्दे थे उन पे। तो उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 7 गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कितने थे? 7 गोल्स थे, शाबाश। और उसमें टारगेट्स कितने थे? 14 टारगेट्स थे उनके, 7 गोल और 14 टारगेट्स को लेके। और ये कब से कब तक इन्होंने 1980s में जो बैठ के डिसाइड किया, इन्होंने कहा था कि हम ये 2000 से 2015 के बीच में ये सारे के सारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको पूरा करेंगे।
ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ठीक है, ये टारगेट रखा गया था कि हम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे पैदा होने के टाइम पे मर जाते हैं, उसको हम हाफ पे ले आएंगे, ठीक है। ऐसे ही एमएमआर को हम हाफ पे ले आएंगे। उसके बाद मतलब हम जो पॉवर्टी है उसको एलिवेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद डिजीज़ को ख़त्म करने की कोशिश, ऐसे बहुत सारे जो टारगेट्स थे, ठीक है, और बहुत सारे गोल्स और टारगेट्स थे, 7 गोल और 14 टारगेट्स याद रखने हैं आपने। तो इसमें एक ये भी था कि हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, कहाँ तक रिड्यूस करना है। और ये जो पॉवर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को हाफ पे ले आएंगे, ठीक है। अभी जितनी पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी के साथ जूझ रही है, मान लो वो 10 लाख है, तो हम इन सालों में 2000 से लेकर 2015 में इसको 5 लाख तक ले आएंगे। ये गोल था मिलियन डेवलपमेंट गोल्स में एक, ठीक है। फिर 2010 में लीडर्स दोबारा से मिले, ठीक है, 2010 में, क्योंकि 2015 में मिलियन डेवलपमेंट गोल्स ख़त्म होने वाले थे, तो इन्होंने और जो गोल्स थे वो फार्मूलेट किया 2015 से लेके 2030 के बीच तक कि हमें क्या क्या करना है। तो उनको नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें यूएन ने लीड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए, वो कितने 17 गोल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें 169 टारगेट्स थे, ठीक है। अब इनका था क्या, मुद्दा क्या था कि 2030 तक हम जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। ये गोल लेके चल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। क्योंकि हम पॉवर्टी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं इनमें सिर्फ वही वाले टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो पॉवर्टी के रिलेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी पॉवर्टी का क्या था कि हम इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में क्या था कि हम 2015 तक इसको हाफ पे ले आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि मतलब ये जो टारगेट रखा है एक्सट्रीम पॉवर्टी का, इसमें जैसे इन्होंने लिखा है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो $1.98 पे होगी। ये कैसे डिसाइड किया है, ठीक है, कि मतलब ये जो हमारी पॉवर्टी लाइन है ये $1.98 पे, ये कैसे डिसीजन लिया गया। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ थी ना, तो इन्होंने क्या किया, जो 15 पुअर कंट्री थी, कितनी, 15 पुअर कंट्री, किस में, लो इनकम ग्रुप में। अभी हमने देखा वर्ल्ड बैंक ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था कंट्रीज़ को। तो लो इनकम ग्रुप में जो सबसे नीचे से 15 कंट्रीज़ थी, उन सब की पॉवर्टी लाइन जो थी उसका इन्होंने एवरेज निकाला। जैसे मान लो एक का 20 था, दूसरे का 30 था, अगले का 25 था, ऐसे करके सबका इन्होंने 15 का एवरेज निकाला। वो एवरेज जो निकल के आया वो था $1.98, ठीक है। तो वहाँ से डिसाइड किया गया कि अब जो पॉवर्टी लाइन है, जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर, वो कितनी होगी, $1.98 होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको $1.98 कैसे फिक्स हुआ था, ठीक है। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं ये परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, परचेजिंग पावर पैरिटी में हम डिसाइड कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है परचेसिंग पावर पैरिटी किसी कंट्री की कितनी। जैसे मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे एप्पल की कास्ट की बात करते हैं हम, वो मान लो ₹100 है, ठीक है। एप्पल की कास्ट कितनी है, 100, इंडिया की बात कर रहे हैं। और यूएसए में ले लेते हैं, मान लो वो है $5, $5 में आपको 1 kg एप्पल मिल रहे हैं, ठीक है। ये एप्पल आ गया हमारे 1 kg। 1 kg एप्पल की कास्ट इंडिया में कितनी है, ₹100, यूएसए में कितनी है, $5। तो इसका मतलब जो $1 है, जो $1 है वो किसके इक्वल होगा, ₹20 के। $1 किसके इक्वल होना चाहिए, ₹20 के। तो ₹20 के बराबर, लेकिन हमें पता है ऐसा है नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि मतलब जो गुड्स का वैल्यू है ना वो सेम होना चाहिए। जहाँ इंडिया में जो गुड्स का वैल्यू है वही यूएसए में होना चाहिए, वही किसी और कंट्री में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम बोलते हैं ये परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखेंगे, ये देखो, इट इज़ ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट दैट सिंपली सेज इन इक्विलिब्रियम द परचेजिंग पावर ऑफ ए डिफरेंट करेंसीज वुड बी सेम। अलग अलग करेंसीज, जो मर्जी करेंसीज हों, लेकिन वहाँ की जो परचेजिंग पावर है ना वो सेम होनी चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ की। मतलब वहाँ की जो गुड्स की वैल्यू है ना वो सेम रहनी चाहिए, एक कंट्री में भी और दूसरी कंट्री में, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है परचेजिंग पावर पैरिटी का। जैसे परचेजिंग पावर ऑफ ए करेंसी मीन्स हाउ मच कैन 1 यूनिट ऑफ करेंसी बाय, ठीक है। जैसे 1 यूनिट करेंसी का कितना बाय करता है किसी भी कंट्री में, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वो सेम होना चाहिए,
ठीक है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो ये एक्सचेंज रेट है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये एस्टिमेट कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, ये पीरियडिकली इसको देखता रहता है और कोशिश यही होती है कि सिंपलेस्ट वैल्यू जो एक आइटम की है वही परचेजिंग पावर पैरिटी में आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आएगा परचेजिंग पावर पैरिटी का क्या मतलब है। हालांकि अगर आप देखेंगे $1 20 के इक्वल तो नहीं होता, वो 70 से 80, अब जैसे मैंने बताया 70 से 80 के बीच में वेरी करता रहता है। तो अब यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है इसके बीच में परचेजिंग। इसी वजह से इंडिया में जो $1.98 की बात कर रहे हैं हम कि एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो पॉवर्टी लाइन है, उसमें इंडिया की जो है वो है 38 रुपीज़ के बराबर वो। ठीक है, यहाँ से आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 1.98 में जो जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं किसी भी कंट्री में, यूएसए में, किसी और भी कंट्री में, सेम वही चीज़ें 38 रुपीज़ में इंडिया में मिल जाएंगी। ठीक है, तो मतलब वैल्यू ऑफ गुड जो है वो सेम होता है। इसी को हम बोलते हैं, मतलब ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, पीपीपी एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो पीपीपी एक्सचेंज रेट अलग चीज़ है और मार्केट एक्सचेंज रेट अलग चीज़ है। ये आ गया हमारा पीपीपी एक्सचेंज रेट और ये आ गया हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट, दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बल्कि इससे पहले देखते हैं ये एमपीआई क्या चीज़ है। एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसको डेवलप किया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने। ठीक है, एक किस्म का रिसर्च सेल है ये। ठीक है, ये एक रिसर्च सेल है, कहाँ पे? यूएन में और यूएनडीपी में, वहाँ का एक रिसर्च सेल है, उसने ये कंसेप्ट लाया था। कौन सा? एमपीआई का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इससे पहले देखते थे ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या चीज़ है। देखो इंडेक्स जो है ना, ये यूज़ होता है रैंकिंग के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें या फिर इसी की बात कर लेते हैं, तो ये बताता है क्या है कि एक कंट्री के अंदर ना वेल बीइंग कितनी है। ठीक है, मतलब हम सिर्फ कंट्री का जो इनकम है उसके बेसिस के ऊपर नहीं बता सकते कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। ठीक है, वो कितने आप बोल सकते हो, मतलब वेल बीइंग का समझ गए ना, मतलब कि कितने ज़्यादा खुश हैं, वो हम सिर्फ इस बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि वहाँ की उस कंट्री की इनकम कितनी है। बल्कि जो वेल बीइंग है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो वेल बीइंग है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे हेल्थ पे कि वहाँ की लोगों की हेल्थ कैसी है, इनकम पे तो करती ही करती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी की बात आ गई। ठीक है, सिक्योरिटी पे, गवर्नेंस पे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इन्वायरमेंट के, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, पोल्यूशन वगैरह। उसके बाद आप फ्रीडम पे कि फ्रीडम इन जनरल कितनी है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वर्क प्लेस पे, कंफर्ट पे। ठीक है, उसके बाद जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एम्प्लॉय होने के लिए। ठीक है, कि कोई एम्प्लॉयमेंट चाह रहा है उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी भी कंट्री की वेल बीइंग। ठीक है, अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं और उस हिसाब फिर वो इस हिसाब पे वो एक अटैम्प्ट बनाते हैं कि हम ये सारे के सारे मतलब जितने भी इसके मेजर्स हैं उसको ऑब्जेक्टिवली ट्राई करते हैं कंबाइन करने के और एक स्कोर बनाते हैं। तो उसी स्कोर को फिर ये वो इंडेक्स बोलते हैं। मतलब एक कंट्री हेल्थ में कितने नंबर ले रही है, इनकम में, सिक्योरिटी में, गवर्नेंस में, इन्वायरमेंट में, यहाँ पे बहुत सारे नंबर दे के हर एक कंट्री को। ठीक है, तो वहाँ से जो नंबर ऑल ओवर बनता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो उसी में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जैसे आपने सुना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये अमृता सेन और महबूबुल हक ने मिल के ये मतलब कंसेप्ट दिया था। इसमें 3 डायमेंशंस थी, एक जैसे हेल्थ, एजुकेशन और वेल्थ। किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो उसमें जो हेल्थ है, उसके एजुकेशन और वेल्थ, इन 3 बेसिस पे अलग अलग नंबर दिए जाते थे और वहाँ से एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल के आता था। हेल्थ में क्या चीज़ देखते थे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, के मतलब किसी बंदे की जीने की कितनी उम्र है। ठीक है, एक कंट्री में लोग कितने ज़्यादा जीते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गई, वो हेल्थ में वो चेक करते थे। ऐसे एजुकेशन में देखते थे कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है। ठीक है, मतलब चाइल्ड का जो स्कूल जाने से पहले की एज होती है, उसमें एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है उसका। ठीक है, उसके बाद मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखा जाता था किसी पर्सन का। ठीक है, जिसने स्कूल गोइंग एज को पास किया हो। उसके बाद अगर वेल्थ की बात करें तो वेल्थ में ये GNI पर कैपिटा देखा जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। ये हम नेशनल इनकम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम होती क्या है पर कैपिटा में। तो वेल्थ जो है वो यहाँ से डिसाइड की जाती है, एजुकेशन और हेल्थ, इस बेस के ऊपर फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाले जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। तो वहाँ से रैंकिंग आती है। ठीक है, तो वहाँ से कुछ कंट्रीज़ को मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ हम अपना HDI रैंक जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए।
अब हम बात कर रहे थे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। इसमें अगर आप देखेंगे तो असल में इसमें हम देखते क्या हैं, ये आप देखेंगे इसमें हमने जैसे यहाँ पे 3 डायमेंशन है ना, एजुकेशन, वेल्थ और वेल्थ, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन और वेल्थ HDI में। ऐसे MPI में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें जो हमने डायमेंशन रखी हैं वो 10 हैं। कितनी है? 10 डायमेंशंस हैं। अब उन डायमेंशन के बेसिस के ऊपर जो है वो इंडेक्स बनता है, ठीक है। अगर कोई कंट्री स्कोर कर रही है 3/10, ठीक है, 3/10, उसको माना जाता है कि इसका जो MPI है वो पुअर है, इसका पुअर MPI है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कि 10 पॉइंट्स हैं कौन से हैं। जैसे इसमें 3 पॉइंट्स थे, किसमें? HDI में। तो MPI में कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? एक हेल्थ है, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और टोटल 10 पॉइंट्स बताए मैंने। पहला आ गया न्यूट्रिशन, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी देखी जाती है, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखेंगे तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, ये सारी 10 के 10 पॉइंट्स के बेसिस पे स्कोर किया जाता है। और वहाँ से पता चलता है कि कोई कंट्री का जो MPI है वो कितना है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब आप बोलेंगे कि जो MPI कैलकुलेट करने का तरीका है वो कैसा है। तो होता क्या है कि हाउस होल्ड के पास जाया जाता है, इंडिविजुअल्स के पास, उनसे ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं, ठीक है। फिर अगर उनका रिस्पांस जब देखा जाता है तो जैसे किसी हाउस होल्ड को देखा गया कि वो इन क्राइटेरियाज में 3/10 मतलब 7 में वो डिप्राइव है, तो उस बेसिस पे फिर स्कोर किया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर पॉवर्टी को जो है मतलब डिफरेंट सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं, उस बेस के ऊपर फिर पॉवर्टी को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। फिर उसी नंबर को नेशनल लेवल पे, ठीक है, देख के तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ हेड काउंट रेशो कितना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो पुअर पीपल है उनका, ठीक है। तो यहाँ से एक किस्म का आप बोल सकते हैं कि ये पॉवर्टी की कैलकुलेशन का एक तरीका है MPI। यहाँ से पता चलता है कि लोग कितने खुश हैं या फिर लोग कितने जो हैं वो पुअर हैं या नॉन पुअर हैं। अब इंडिया की जो प्रोग्रेस पॉवर्टी पे हुई है उस पर बात करते हैं। इंडिया प्रोग्रेस ऑन पॉवर्टी, अगर आप देखेंगे देखो LPG रिफॉर्म्स आने के बाद हमारी जो पेस थी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में इंक्रीज़ हुई है, उस वजह से पॉवर्टी एलिवेशन भी इंक्रीज़ हुई है। तो आप देखेंगे जो को रिलेशन है ग्रोथ रेट और पॉवर्टी एलिवेशन में वो डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। जैसे अगर 1950s की बात करें तो पॉवर्टी लाइन BPL में लोग जो थे वो 60% थे, फिर आस्ता आस्ता 45 हुए। लेकिन आप देखेंगे कि इसी के बीच में LPG रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, इसके बीच में। तो उसके बाद देखें 45 से सीधा 29 पे, फिर 21, 13 और 7, अगर हम कोविड की बात ना करें, हालांकि अभी दोबारा से इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जो देखो आप मतलब डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। पहले स्लो पेस थी, इसके बाद में पेस जो थी वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब देखो जो LPG रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, उसकी वजह से हमें पता है कि पॉवर्टी बहुत ग्रेट पेस से जो है वो रिड्यूस हुई है। तो अब हुआ क्यों? क्योंकि सॉरी, हुआ क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुआ। अब इसमें अगर इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ग्रोथ रेट और पॉवर्टी एलिवेशन के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ख़तरनाक है। जैसे जो अगर 1% पॉइंट जो है वो ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन 1% ऑफ ग्रोथ रेट, उसकी वजह से क्या होता है कि 0.6% पॉइंट जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं पॉवर्टी एलिवेशन के या पॉवर्टी रिडक्शन के, ठीक है। 0.6, देखो कितना डायरेक्टली रिलेशनशिप है। अब अगर आप देखेंगे ना, देखो पहले LPG रिफॉर्म से पहले की बात करें अगर, तो हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट था, ये आ गया हमारा प्री वाला, ये आ गया हमारा पोस्ट LPG। तो प्री में अगर बात करें तो जो हमारा एवरेज ग्रोथ रेट था वो अराउंड था 3 to 4%, ठीक है। इसी में अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन जो थी वो ग्रो कर रही थी एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो थी हमारी 3 से 4%, ठीक है। अब अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 3 से 4% है, पॉपुलेशन 2% के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्चुअल ग्रोथ आप अगर देखोगे तो 1% ही हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की, तो हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बढ़ गया 6 to 7% हो गया, और पॉपुलेशन का जो रेट था वो अराउंड 1.4% था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी ना वो बढ़ गई। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही थी 6 से 7%, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो यही होगी ना, ठीक है, ग्रोथ रेट के हिसाब से। अब इन दोनों के डिफरेंस, जैसे पॉपुलेशन का परसेंट बढ़ने का और इसका, तो यहाँ पे देखो 1% के अराउंड था, लेकिन यहाँ पे जो था वो देखो कितना ज़्यादा है। तो हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ थी ना पॉपुलेशन के हिसाब से वो 6% है, ठीक है।
देखो 1.4% के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इतना है, तो एक्चुअल ग्रोथ तो 6% है, 6%, 5 to 6%। यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ सिर्फ 1% है। तो ये एक रीज़न था कि कैसे एलपीजी की वजह से, ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से जो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है वो कितना ख़तरनाक तरीके से हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया की प्रोग्रेस को लेके, वो क्या बोलता है कि जो इंडिया है वो अपनी पॉवर्टी को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। इसका रीज़न वो क्या बताते हैं, इसका रीज़न वो ये बताते हैं कि देखो असल में जैसे जो इंडिया, हमें पता है, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि पहले हम मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते थे, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, ठीक है। अब हम जैसे इसमें हम थे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, फिर हमने जंप किया है अभी किस में, हाई मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो इसका वर्ल्ड बैंक का जो पॉवर्टी लाइन है वो 1.98 ही है, लेकिन जैसे ही हम जंप किया तो यहाँ का पॉवर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक का है वो चेंज हो गया, $3.2 है, सॉरी $3.2 है। तो इसका मतलब अब ये हमारा ये वाला जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन था कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी में हमने एलिवेट कर दिया सारा का सारा, वो भी एक किस्म से डिस्टर्ब होगा। जैसे मतलब यही कहना है वर्ल्ड बैंक का इंडिया की प्रोग्रेस को लेके कि अब यहाँ पे देखें, अभी अगर हम बात करें तो 1.98 पे मान लो ये था हम पॉवर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। इस हिसाब से अभी 2019 में, मतलब प्री कोविड की बात करें तो हमारा 7 से 8% के अराउंड लोग थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ रहे हैं 7%। अब इंडिया ये बोल रहा था कि मतलब हमारा ये कहना था कि 2023 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे बिल्कुल ही। लेकिन अब हुआ क्या अचानक से कि जैसे ही हमने हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा तो हमने जंप कर दिया, ठीक है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री से हायर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो उस वजह से जो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन थी वो भी जंप कर गई, तो पॉवर्टी लाइन होगी $3.2। अब देखो $1.98 और $3.2। अब अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे 7% से बढ़ के हमारा हो जाएगा 40% लोग ऐसे हैं, 40% इन द सेंस, जैसे 7% हम बोल रहे थे कि 7% कोई सिर्फ ऐसे हैं जो जिनको ज़रूरत है कि जो मतलब इसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ रहे हैं। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में आने वाले 40% हो जाएंगे। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि देखो जो हम पॉवर्टी से एलिवेट कर रहे थे लोगों को, वो ज़्यादातर लोग इसी रेंज में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट अच्छे से नहीं होगी तो बहुत हाई चांसेस हैं ये सारे के सारे लोग दोबारा से, जैसे अभी कोविड की वजह से आपने देखा होगा, तो जैसे ही कोविड आया तो उस वजह से बहुत सारे लोग जो थे दोबारा से यहाँ पे ट्रांजिशन कर गए ऊपर से नीचे, ठीक है। तो हमारी जो पुअर पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि अगर इसी हिसाब से गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि अब देखो हमारा जो पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन का, जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेशन का पॉवर्टी लाइन है वो 3.2 है, तो 1.98 से उधर जंप कर गया, तो हमें भी वैसे ही स्टेप्स लेने हैं ताकि हम यहाँ से ऊपर जा सकें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, हमने पॉवर्टी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं पॉवर्टी के रिलेटेड, वो सारे ऑलमोस्ट कवर किए हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं, ये कोई मेंस के लिए तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है या फिर ऐसे ही समझने के लिए भी, तो मुझे उम्मीद है आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा। और मैं कोशिश करूँगा इस पूरे पॉवर्टी पे, जैसे मैंने ये 3 वीडियोज़ बनाई हैं, इसको अगर किसी ने शॉर्ट में पढ़ना हो, शॉर्ट रिविज़न करना हो, तो मैं अपने नोट्स से ही उसको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा 10-15 मिनट में सारा का सारा रिवाइज़ हो जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ आप अप्रिशिएट करने के लिए बता सकते हैं मुझे कि मुझे कहाँ कहाँ पे जो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है पढ़ाने के तरीके में लेके, तरीके से लेके समझाने के तरीके तक, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।